गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और इसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्ट मार्क्ड सेकेंड माइलस्टोन टूवर्ड कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये एक माइलस्टोन बोला जाता है इंडिया में कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, है ना। और ये क्या है, एक लेंदी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेंदी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि 321 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल थे। जिसमें कितने सेक्शन थे? 321, और शेड्यूल कितने थे? 10 शेड्यूल थे। फीचर क्या है? फीचर क्या है इसका? तो फीचर ये है कि इट प्रोवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड करता है क्या? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग प्रोविंशियल एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। तो इसने क्या किया? सबसे पहले इसने इस्टेब्लिश किया ऑल इंडिया फेडरेशन को, जिसमें इसने कंसिस्ट किया प्रोविंसीज को और प्रिंसली स्टेट को एक यूनिट की तरफ। The act divided the power between center and units in term of three list। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये पहली बार सेंटर लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट किस एक्ट के थ्रू फॉर्म किया गया था? तो ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो इसने क्या किया? सेंटर एंड यूनिट्स को इसके जो फंक्शन थे, इसके जो काम थे, उसको 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया। जिसमें कि पहली लिस्ट थी हमारी फेडरल लिस्ट, जिसमें कि पहली लिस्ट हमारी थी फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर के लिए। इसमें कितने आइटम थे? 59 आइटम थे। सेकंड था प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें कितने आइटम थे? 54 आइटम थे। किसमें? प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम थे। उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट किसके लिए था? फॉर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल दोनों के लिए था, और इसमें टोटल 36 आइटम थे। इसके बाद क्या होता है? रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू द वायसराय। रेसिड्यूरी पावर किसको दिया गया? वायसराय को ही दे दिया गया। रेसिड्यूरी पावर किसको दिया गया? वायसराय को दे दिया गया। हाउ एवर फेडरेशन नेवर कम इनटू बीइंग एज प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। ओके, तो ये जो फेडरेशन बनाने की इन्होंने कोशिश करी थी, वो कभी भी ऐसा बना नहीं, क्योंकि प्रिंसली जो स्टेट था वो ने इसमें ये फेडरेशन में ज्वाइन करने से मना कर दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होता है? इट एबोलिश डायरकी। इसने डायरकी को एबोलिश कर दिया। कहाँ पे एबोलिश किया? इन प्रोविंसीज में इसने डायरकी को एबॉलिश कर दिया, और उसकी जगह पे क्या इंट्रोड्यूस किया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस पे इसने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये क्या करता है? एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसीज। ओके, एक्ट इंट्रोड्यूस, ये जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को कहाँ पे? प्रोविंसीज में। कहाँ पे? प्रोविंसीज में, जिसमें कि क्या होता है कि गवर्नर रिक्वायर्ड टू एक्ट, गवर्नर अब एक्ट कैसे करता है? एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू वो एक्ट करता है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोविजनल लेजिस्लेचर के। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद दिस कम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड वाज डिसकंटिन्यू इन 1939। तो ये जो प्रोविजन था, ये 1937 में इफेक्ट में आता है और 1939 में ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इट इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म। ओके, in 6 out of 11 provinces कि इसने बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया 6 प्रोविंसीज में। पूरे जितने प्रोविंसेस थे, कितनी थी? 11 थी। उसमें से 6 में इसने बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था। उन प्रोविंसीज के नाम थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे। तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार। ओके, 3BMAU
तो आप ऐसे इसको थोड़ा सा कहते हैं ना ट्रिक्स में याद कर सकते हैं कि 3B कर दिए, M कर दिए, A कर दिए, U कर दिए, 3B माऊ या B3 माओ ऐसे कर दिए, या कुछ तो ऐसा ट्रिक बना लिए जिससे याद करने में इजी हो गया। ओके, वर मेड बाई कैमरल कंसिस्टिंग, बाई कैमरल जो भी लेजिस्लेचर बनता था उसमें क्या होता था, उसमें कौन कौन से पार्ट होते थे, तो वो क्या कंसिस्ट करता था, वो कंसिस्ट करता था लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको अपर हाउस बोला जाता था, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसने एक्सटेंड किया, क्या एक्सटेंड किया, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के का जो प्रिंसिपल था इसको इसने एक्सटेंड किया बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास, शेड्यूल क्लास, कास्ट, विमेन एंड लेबर वर्कर्स को, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इट एबोलिश काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने किसको खत्म कर दिया, काउंसिल ऑफ इंडिया को, और जो कि इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू, जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू, उसको एबोलिश कर दिया, उसको एबोलिश कर दिया इस एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। उसके बाद क्या किया, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजीज का मतलब होता है वोटिंग राइट, अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, है ना। पूरे पॉपुलेशन की 10% को क्या किया, वोटिंग राइट इसने प्रोवाइड कर दिया। कितने परसेंट को, 10% को क्या प्रोवाइड किया, इसने वोटिंग राइट प्रोवाइड किया। इसने बेसिकली फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया, क्योंकि इसके पहले वाले एक्ट में इसने क्या किया था कि फ्रेंचाइजी कुछ लोगों को दिया था, कुछ लोगों को कुछ बेसिस पे, कुछ टैक्सेस पे और लैंड पे और उनके एजुकेशन के बेसिस पे दिया गया था। अब उसको 10% एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इट प्रोवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल the currency and credit of the country. Okay, next है, it provided establishment of not only federal public service commission but also provincial public service commission and joint public service commission। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसने क्या किया, इसने ये प्रोविजन बना दिए कि इस्टेब्लिशमेंट होगा अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, स्टेट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का। हमें पता है कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा प्रोविंसीज के कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार और उत्तर प्रदेश का एक साथ पब्लिक सर्विस कमीशन को कभी इन फ्यूचर मर्ज कर दिया गया, ऐसा खैर होगा नहीं, बट इसमें ऐसा प्रोविजन बनाया गया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट सेट अप इन 1937। तो फेडरल कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट को कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद क्या आता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसके बाद क्या आता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें क्या होता है, ऑन 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली क्या डिक्लेयर करते हैं, 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो उनका नाम था क्लेमेंट एटली। उन्होंने डिक्लेयर किया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी इंडेड ऑन जून 30, 1947, कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में है वो खत्म हो जाएगा 30 जून 1948 को। आफ्टर विच, इसके बाद पावर वुड बी ट्रांसफर टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड। ओके, उसके बाद ये पावर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर थी वो रिस्पॉन्सिबल इंडियन लोगों को दे दी जाएगी, इसकी पावर, कि भाई अब आप लीजिए अपने देश की पावर संभालिए। ये डेट इसमें कब बताया गया था, 30 जून 1948 बताया गया था। इसके बाद दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय एजिटेशन बाय मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि भाई कंट्री का पार्टीशन करिए, ये हमारी डिमांड हो जाएगी। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इसको एजिटेट कर दिया, इन्होंने ये जो अनाउंसमेंट की थी उसको। उसके बाद क्या हुआ, अगेन ऑन जून 3, 1947, फिर उसके बाद 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी संविधान जो कि बनता है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा बनता है,
वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी 1946 में। ओके, कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। ओके, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा, वो अप्लाई नहीं होगा उस पार्ट पे जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस पार्ट पे वो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं किया जाएगा, मतलब आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। ऑन द सेम डे मतलब 3 जून 1947 को माउंटबेटन द वायसराय ऑफ इंडिया पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान नोन एज माउंटबेटन प्लान। उसके बाद जो माउंटबेटन थे उन्होंने पार्टीशन के प्लान को कर लिया एक्सेप्ट, और इसको जाना जा पार्टीशन का जो प्लान था उसको माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाने लगा। जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि माउंटबेटन प्लान किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इंडिया के पार्टीशन से रिलेटेड है। और माउंटबेटन कौन थे? उस टाइम के इंडिया के वायसराय थे, उस टाइम इंडिया के वायसराय थे। उसके बाद क्या है? प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाई कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये जो माउंटबेटन प्लान था, जो पार्टीशन का प्लान था, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। एंड इमीडिएट इफेक्ट वॉज गिवन टू प्लान बाई इनेक्टिंग इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, तो और प्लान को इमीडिएट इफेक्ट में लाने के लिए क्या बना दिया गया? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना दिया गया। अब हम देखते हैं कि फीचर क्या क्या थे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के फीचर क्या क्या थे, इसको हम डिटेल में देखते हैं। इट इंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसने ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म कर दिया। एंड डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवर्निंग स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का पहला फीचर ये है कि इसने इंडिया में ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया और ये डिक्लेयर किया कि इंडिया अब एक सोवर्निंग और इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएगी। कब से? 15 अगस्त 1947 से। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर petition of India and creation of two independent dominion of India and Pakistan। इसने क्या किया कि इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया और क्रिएट कर दिया दो इंडिपेंडेंट स्टेट को, जिसका नाम था इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने क्या, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? इट एबॉलिश ऑफिस ऑफ वायसराय को इसने एबॉलिश कर दिया। एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन a governor general who was to be appointed by British king on the advice of Dominion cabinet। ओके, कि इसने एबॉलिश किया ऑफिस ऑफ वायसराय को इसने एबॉलिश कर दिया और प्रोवाइड किया डोमिनियन को गवर्नर जनरल, जो कि अपॉइंट होते थे ब्रिटिश किंग के द्वारा। किसकी एडवाइस पे? डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पे। कौन अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन स्टेट के लिए? ब्रिटिश किंग ही अभी भी अपॉइंट कर रहा था। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये है कि इट एम्पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ टू डोमिनियंस। इसने एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑफ टू डोमिनियन टू फॉर्म एंड एडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेशन and to replace any act of the British Parliament including the Independence Act itself। okay, it empower जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, इसने ये एम्पावर करता है किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। क्या करने के लिए? कि या तो कि वो कोई फॉर्म कर ले या एडॉप्ट कर ले कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको अपने नेशन के लिए ठीक लगे और जिसमें वो सुटेबल हो, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू बनाए गए किसी भी प्रोविजन, किसी भी एक्ट को डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको मानना ही है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो एक्ट बना दिए वो दोनों डोमिनियन स्टेट को मानना ही है, वो ऐसी बात नहीं कही गई थी। और इसमें यहाँ तक कि कह दिया गया था कि अगर आप इंडिपेंडेंस के एक्ट को भी हटाना चाहते हैं तो आप उसको भी हटा सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली of the two dominion to form and adopt any constitution for their respective nation
and to replace and to replace नहीं है, and to repeal any act of the British Parliament and to repeal any act of Parliament including Independence Act itself. ओके, इसने ऐसा प्रोविजन बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए कि भाई आप अपना क्या कर सकते हो, आप कोई भी किसी भी नेशन के किसी भी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर सकते हो या अडॉप्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करता है नेक्स्ट पॉइंट, इट इम्पावर करता है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ डोमिनियन टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड इनफोर्स। इट इम्पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ, ये इम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ डोमिनियन, दोनों ही जो इंडिपेंडेंट डोमिनियन इसने बनाए थे इंडिया और पाकिस्तान को, इसको इसने इम्पावर किया, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इम्पावर किया टू लेजिस्लेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड इनफोर्स। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या होता है, इट एबॉलिश ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसने क्या किया, एबॉलिश कर दिया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो इंडिया के लिए बनाया गया था उसको एबॉलिश कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, इट प्रोक्लेम्ड लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशन विथ द ट्राइबल एरिया फ्रॉम अगस्त 15, 1947। इसने बेसिकली ये प्रोक्लेम किया कि अब ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी जो है वो इंडियन प्रिंसली स्टेट से और ख़त्म होती है, लैप्स होती है, और जो ट्रीटी रिलेशन था, जो एक ट्रीटी कह सकते हैं संधि का रिलेशन था ट्राइबल एरिया के साथ, वो भी ख़त्म हो रहा है 15 अगस्त 1947 से। अब मतलब ये कि अब जो इंडिपेंडेंट इंडिया बनेगी, उसकी जो गवर्नमेंट बनेगी, ये सारे रिलेशन अब उसके साथ चलेंगे। अब ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश जो क्राउन है, उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा इंडिया के साथ। उसके बाद क्या है, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट। इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने ग्रांट किया फ्रीडम, स्वतंत्रता इंडियन प्रिंसली स्टेट को कि वो या तो वो ज्वाइन करें डोमिनियन ऑफ इंडिया को, या तो कि वो ज्वाइन करें डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को, और या तो कि वो रह सकते हैं इंडिपेंडेंट, या तो कि वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इसी प्रोविजन के रिगार्डिंग, इसी प्रोविजन के थ्रू कश्मीर, अपना हैदराबाद और जूनागढ़ इंडिपेंडेंट रहने का विचार किया था, और बाद में अलग अलग तरीके से उनको इंडिया में मर्ज कर दिया गया। ओके, उसके बाद क्या होता है, इट प्रोवाइडेड फॉर गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड provinces by Government of India Act 1935 till new constitution were formed. Dominion were authorized to make modification in the act. Okay, it provide governance of each of the dominion and provinces by Government of India Act 1935. इसने क्या प्रोवाइड किया कि कोई भी डोमिनियन और उसकी प्रोविंसीज क्या कर सकती है, अपना गवर्नेंस चला सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, जब तक कि उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हो जाता है। ओके, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, it designated Governor General of India and Provincial Governor as constitutional head या nominal head of the state। इसने designate क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर को as a constitutional या nominal head of the state, and it dropped the title of Emperor of India। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने ड्रॉप कर दिया कि भाई अब हम इंडिया के एम्परर नहीं हैं। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो ये था कि इट डिसकंटिन्यू द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। इसने डिसकंटिन्यू कर दिया सिविल सर्वेंट के अपॉइंटमेंट को और रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा प्रिविलेज दे दिया कि मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस अपॉइंटेड बिफोर अगस्त 15, 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट दैट दे वर इंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम। ओके, कि भाई चलो हमने अब डिसकंटिन्यू तो कर दिया, हमने अब अपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग 15 अगस्त 1947 तक अपॉइंट हो गए थे वो अपने सारे बेनिफिट, सारे जो उन्हें टाइटल दिए गए थे, सारे जो उन्हें बेनिफिट्स दिए गए थे उसको एंजॉय करेंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, एट द
midnight of 14-15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल कम टू एन एंड की 14 और 15 अगस्त की रात को 1947 की रात को ब्रिटिश रूल खत्म होता है और पावर वॉज ट्रांसफर टू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और जो पावर होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है दो इंडिपेंडेंट नेशन को जिसका नाम था इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड वही लॉर्ड माउंटबेटन ही शोन करवाते हैं जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, इंडिपेंडेंट इंडिया को। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म इन 1946 बिकम पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो बनी थी 1946 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए और बहुत सारी चीजें करने के लिए, वो अब क्या बन गई, वो अब बन गई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। पहले तो इंडिया का पूरा काम ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू होता था, लेकिन अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही पार्लियामेंट का काम करेगी। किसके लिए, फ्री इंडिया के लिए, इंडियन डोमिनियन के लिए। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में कौन कौन किस किस पोस्ट पे था, क्या प्रोफाइल था उनका, है ना, क्या पोर्टफोलियो था उनका, जितने मेंबर थे उसमें। तो पहले तो हमारे आ गए जवाहरलाल नेहरू, ये क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल थे एंड एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन में थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट पोर्टफोलियो में थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, फूड एंड एग्रीकल्चर में थे। डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्री एंड सप्लाईज में थे। उसके बाद जगजीवन राम क्या थे, लेबर में थे, लेबर मिनिस्ट्री कह सकते हैं आप, उसमें थे। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह क्या थे, डिफेंस में थे। सरदार बलदेव सिंह कहाँ थे, डिफेंस में थे। और सी एच भाभा क्या थे, वर्क माइन एंड पावर में थे। उसके बाद लियाकत अली खान कहाँ थे, फिनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम। उसके बाद अब्दुल राब निश्तर क्या थे, पोस्ट एंड एयर में। ओके, उसके बाद क्या होता है, असफ अली थे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट में। उसके बाद सी राजगोपालाचारी क्या बनते हैं, एजुकेशन एंड आर्ट मिनिस्टर। उसके बाद आई चिंद्रीगर क्या बनते हैं, कॉमर्स एंड और ये बनते हैं हमारे गजनफर अली खान बनते हैं हेल्थ मिनिस्टर एंड जोगिंदर नाथ मंडल बनते हैं लॉ मिनिस्टर। देखिए जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, जो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें इनका क्या नाम है, उनका भीमराव अम्बेडकर का कहीं पे भी कोई नाम नहीं आया है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो यही है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, जगजीवन राम एंड द सरदार बलदेव सिंह, लियाकत अली खान एंड द रेलवे अपना अशफाक अली और कोई इसमें सी राजगोपालाचारी, ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है और कोई इसमें खास इम्पॉर्टेंट नाम है नहीं। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947। फर्स्ट कैबिनेट जो बनती है फ्री इंडिया की 1947 की, उसका पोर्टफोलियो कैसा होता है और उसके मेंबर कौन कौन रहते हैं। तो फिर आगे हमारे जवाहरलाल नेहरू, ये बनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च के मिनिस्टर बनते हैं ये। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल क्या बनते हैं, होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्टेट के मिनिस्टर बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर के। मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं एजुकेशन मिनिस्टर एंड द डॉक्टर जॉन मथाई बनते हैं रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट पहले जो कि असफ अली थे, है ना, पहले कौन था, अशफाक अली। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट पहले कौन था, अशफाक अली थे, वो अब बन गए हमारे जॉन मथाई सर। उसके बाद क्या आ गया आपका, आर के संगुम चट्टी बनते हैं फिनेंस मिनिस्टर। और वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनते हैं लॉ मिनिस्टर। कौन बनते हैं, लॉ मिनिस्टर। जगजीवन राम अपने लेबर मिनिस्टर बनते हैं। सरदार बलदेव सिंह बनते हैं फिनेंस मिनिस्टर। राजकुमार अमृत कौर बनते हैं हेल्थ मिनिस्टर।
C.H. भाभा कॉमर्स मिनिस्ट्री में चले जाते हैं एंड रफ़ीक अहमद किदवई बनते हैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बनते हैं इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, एंड V.N. गाडगिल बनते हैं वर्क माइन एंड पावर में। तो ये हमारा आज चैप्टर खत्म हो गया है। पूरी तरीके से हमने बहुत डिटेल में इसको कवर किया है। अब आगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जिसमें कि हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।